नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद एहसन। अगर आपको हमारे कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो इन दोनों नंबर पे प्लीज कॉल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा कोर्स कब शुरू हो रहा है और उसकी कॉस्ट के बारे में। उसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सबसे जरूरी जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ये जरूर ज्वाइन करिए। इसमें आपको काफी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा जिससे आपकी काफी मदद होगी। ठीक है, चलिए फिर आज का शुरू करते हैं। मेंस के लिए पहला आर्टिकल पेज नंबर 6 पे, हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर, मतलब कि अर्बन शहरी इलाके में स्वास्थ्य सेवा के बारे में है ये आर्टिकल। पेज नंबर 6 पे है। GS2 में इसको आप डायरेक्टली रिलेट करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में। ठीक है, चलिए इसको आगे एनालाइज करते हैं। की पॉइंट्स कुछ कुछ देखिए निकल के आए हैं। इसमें जो पहली चीज आर्टिकल ने बात की है वो बात की है स्मार्ट सिटी मिशन की। 2000 कब आया था ये आप मुझे बताएंगे कि 2000 कब आया था और 2000 के कब तक इसको चलना था। खैर, जो भी इसको चलना था उसमें ये पाया गया है कि करीब करीब 5000 प्रोजेक्ट्स इसमें शुरू किए गए थे जिनको कंप्लीट हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी सिर्फ 1500 ही हुए हैं। तो और जो दूसरी चीज उसमें देखी गई है कि आउट ऑफ द 5000 प्रोजेक्ट्स हार्डली 50 या 60 हेल्थ केयर से रिलेट करते हैं। तो ये आर्टिकल बात करेगा कि जो स्मार्ट सिटी मिशन था उसमें जो स्मार्ट हेल्थ केयर का एक एस्पेक्ट होना चाहिए था जुड़ा हुआ, वो है ही नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन हेल्थ केयर पर ध्यान केंद्रित करने का अभाव, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, 12th शेड्यूल आप लोग का होमवर्क है। किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। पब्लिक हेल्थ इज वन ऑफ द 18 फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, 12th शेड्यूल में देखिए पब्लिक हेल्थ ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो जो मैंने आपको पीछे कई बार पढ़ाया है, डिसेंट्रलाइजेशन, बेसिकली जो 12th शेड्यूल है उसमें म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो रोल होता है वो है क्या, वो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन है कि शहर के लेवल पे जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए वो डीएम साहब नहीं, म्यूनिसिपल कमिश्नर होने चाहिए। इसीलिए आप लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं सहायक नगर आयुक्त ऊपर रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे पावर बढ़ेगी। इवेंचुअली जो आपके हाथ में आना है पब्लिक हेल्थ जो है, इवेंचुअली मेयर साहब जो इलेक्ट होते हैं, मेयर शहरों के म्यूनिसिपैलिटी में जो इलेक्ट होते हैं, और जो म्यूनिसिपैलिटी का ईओ होता है, अधिशासी अधिकारी, उनका फंक्शन है ये बेसिकली। पर ये डिसेंट्रलाइजेशन देखिए थोड़ी थोड़ी ना पावर हंग्रीनेस होती है। तो जो डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, सीडीओ साहब हो गए, ये लोग अपनी पावर ना कम करना चाहते नहीं है, तो इफेक्टिव कंट्रोल इन्हीं के हाथ में रहता है। पर कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से ये टेक्निकली म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और विलेज लेवल पंचायत के हाथ में होना चाहिए। उसके बाद जो हम देखते हैं वेकेंसी इन आशा, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या फिर वर्कर्स, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में रिक्ति है, बहुत कम हो गए हैं। तो ये हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स देखिए यही थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, पकड़ना। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें ये लोग यही करते थे, लेकिन अब ये इसमें आ गई है वैकेंसी। तो उससे क्या हो रहा है, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं शहरों में, उनको प्रशासन ने प्रोत्साहित किया है कि आप लोग ये काम करिए। तो उसमें क्या हो रहा है ना, वो लोग रैंडम कोई भी रूल बनाए दे रहे हैं कि बिल्डिंग में कोई नहीं आएगा। ठीक है, और अगर एक ब्लॉक में हो गया तो पूरी बिल्डिंग सील हो जाएगी या कंटेनमेंट जोन हो जाएगी। तो उससे फायदे कम नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। अलग अलग लोग 10 दिमाग और 10 तरह का सुझाव और इंप्लीमेंटेशन जीरो। तो उससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, राइट। दूसरी चीज जो कही गई है इसमें कि इसको इकोनॉमी से भी थोड़ा सा रिलेट किया गया था। माइन्यूट सी चीज थी कि लेबर जो है वो वापस भाग गई है, तो हेल्थ केयर और इकोनॉमी दोनों की दिक्कत आ रही है, लेकिन जो इसका मेन फोकस है वो हेल्थ केयर पे ही है। ठीक है, तो ये देखिए ये तीन चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इसको सुझाव क्या दिया गया है कि नेशनल अर्बन
हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, इन दोनों पे फिर से इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। इसमें और बजट देके ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो वो करने की जरूरत है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आंसर में ये दोनों चीजें जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। जब भी आप कोई चलता हुआ प्रोग्राम मेंशन करेंगे पुराना, उससे आपके नंबर, आधा नंबर, एक नंबर ज्यादा मिलेगा। आशा वर्कर्स, ठीक है, कोई भी आपका पॉइंट आए, आर्टिकल आए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जा रहा है तो अगर आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है, कि ये 12 शेड्यूल में होता है, वहां से आप मेंशन करके फिर अपना आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत उससे फायदा होगा, राइट। तो इस आर्टिकल का सार ये है कि स्मार्ट सिटी में बिल्कुल भी शहरों पे फोकस नहीं किया गया है। शहरों पे फोकस किया गया है लेकिन उसमें हेल्थ केयर पे फोकस नहीं किया गया है। तो अगर स्मार्ट शहर बनाना है तो स्मार्ट हेल्थ केयर भी लानी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिए जगह जगह बेड्स की कमी हो रही है, लोग नहीं मान रहे हैं, डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं, ठीक है, नर्सेस धरने पे बैठ गई हैं, वेंटिलेटर्स की कहीं पे कमी है, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं कुछ ना कुछ, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं ही, ठीक है। तो उसको भी आपको स्मार्ट करना पड़ेगा, आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करना पड़ेगा, जो आगे नई टेक्नोलॉजी है। देखिए अगले 2-3 साल में जो भी बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे ना, या अखबार पढ़ रहे होंगे, उसमें मैक्सिमम चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रही होंगी। डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ उस पे तब्दील होने वाला है। 5G और AI, चाइना इन दोनों में भी काफी आगे है, पीछे खींचना पड़ेगा उसको पूरी दुनिया को मिलके, ठीक है। तो ये आर्टिकल था इसके बारे में। चलिए अब अगला आर्टिकल देखते हैं आज का। मेंस का एक और आर्टिकल था, श्योर पावर, पेज नंबर 6, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन एनर्जी, ठीक है। अभी तक आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है, सोलर पावर की बात हो रही है, ठीक है। की पॉइंट्स कुछ निकालें इसमें। देखिए 2-3 फैक्ट्स हैं कि अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो लगभग 35 है, मार्च 2020 में करीब 37 हो गई थी, बट दिस इज अ गुड राउंड फिगर। पेरिस एग्रीमेंट आपके लिए होमवर्क है, बताइए पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था और किसके अंडर हुआ था। 100 गीगावाट बाय 2022 हमारी सोच थी, हमारा सपना था करने का, जो कि अभी काफी दूर दिख रहा है। 50 गीगावाट हम लोग शायद 2022 तक कर पाए। तो बाकी आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी जगह जगह देखा होगा कि रीवा में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और ये क्यों किया जाता है, देखिए सोलर जो है, आपका जो रूरल एरिया है वहां पे ना ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही कम होती है, पावर पहुंचती नहीं है। डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है उनमें भतेरे लोन है, उनके पास पैसा ही नहीं है। बंबई तक में देखिए अडानी पावर तक ने इतना ज्यादा बिल दिया है लोगों को। अभी शहरों में बहुत सारे बिल ना बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डिस्कॉम्स के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतना बजट नहीं दिया, क्योंकि एनर्जी पॉलिसी हमारी थोड़ी सी वीक है, क्योंकि रूरल में तार ही नहीं है। तो वो सब का जोड़ क्या है और तोड़ क्या है? सोलर पावर इज द आंसर टू ऑल ऑफ दैट, सोलर पावर, ठीक है। मूव अवे फ्रॉम कोल, देखिए कोल सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट भी होता है, कोल माइनिंग में धांधलेबाजी भी होती है, कोल माइनिंग में पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी नेक्सस भी होता है। तो ये तीनों चीजें ही कम करी जा सकती हैं। इसको आप रिलेट करिए यहां से कि अगर सोलर पावर आएगी तो कोल से काम, कोल की तरफ से लोग हटेंगे, कोल की तरफ से लोग हटेंगे तो पहली बात तो प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा प्लस कोल माइनिंग में बहुत सारे स्कैम होते हैं तो करप्शन भी कम होगा। तो देखिए कैसे रिलेट करी जाती हैं चीजें, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करने के लिए चाहिए क्या, देखिए जो इसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स लगती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है मैक्सिमम चाइना में होती है। चाइना के पास ना ये दो चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल सेटअप 1 सेकंड में होता है वहां, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, सबको हटा दिया, सबको मार दिया, जिसको जो करना है कर दिया, इंडस्ट्री लगनी है तो लगनी है। एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, वहां की सरकार तुरंत पैसा दे देती है इस चीजों के लिए। ये दोनों चीजें हम लोग को भारत में लानी पड़ेंगी, तब जाके आपका ये सब सोलर में इसमें बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, देखिए बार बार बात आती है, विदेशी निवेश और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पूरा रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट 90% चाइना से ही आता है, यही नहीं पूरी दुनिया में। और इसको करने के लिए एक्चुअली में क्या चाहिए? आपको चाहिए पॉलिटिकल विल एंड ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और नौकरशाही दक्षता। ये दोनों चीजें भारत में सबसे पीछे रहती हैं। बाकी सब जो किया है वो यहीं के लोग करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विल होती है और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी होती है बहुत स्लो होती है।
क्योंकि दीज पीपल आर नॉट क्वेश्चनड एंड दे आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल। यहाँ पे इसको आप एथिक्स से रिलेट करिए कि पॉलिटिकल एथिक्स, ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स, पॉलिटिकल विल, डिवोशन टू ड्यूटी, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, दक्षता, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज करिएगा। जो भी देश में प्रॉब्लम चल रही हैं उसको आप एथिक्स से रिलेट करने के लिए पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी को बार बार यूज करिए। कोई भी सवाल आए ना कि प्रॉब्लम क्या है देश में, चाहे किसी भी सेक्टर से रिलेट करता हो, चाहे सोशल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, चाहे कुछ हो, ये दोनों चीजें कॉमनली आप उसमें हमेशा ऐड कर सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि ये मानी हुई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इसको एथिक्स से रिलेट करके उसमें लिख भी सकते हैं, तो आपको आधा नंबर और मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए। थोड़े थोड़े इसमें फैक्ट्स थे, कोल से हटने की बात थी, पोल्यूशन और करप्शन से रिलेट करना है, इंडस्ट्रियल सेटअप, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की जरूरत है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है अगर इसमें और आगे बढ़ना है, गोल अचीव करना है अगर 100 गीगावाट का, पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी इज एसेंशियल फॉर एनी कंट्री टू ग्रो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का आंसर देख लीजिए। आंसर राइटिंग, इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, दो कीवर्ड्स हैं, इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन रिक्वायर्स अर्जेंट फोकस ऑन हेल्थ केयर इन आवर सिटीज। इलैबोरेट, शहरी आबादी में वृद्धि और ग्रामीण शहरी प्रवासन के लिए हमारे शहरों में स्वास्थ्य देखभाल पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले आप इसमें रिलेट करिएगा कि माइग्रेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली रूरल अर्बन होता है। तो लोग आते हैं सपने लेके शहरों में काम करने, फिर वो लोग स्लम्स में रहने लग जाते हैं, स्लम्स में रहने लग जाते हैं तो थोड़ी बीमारियां स्लम्स में ज्यादा होती हैं, जैसे आपने अभी सुना होगा धारावी है, ऑब्वियसली मुंबई में, अभी वहां कोविड कंट्रोल हो गया है, लेकिन जनरली स्लम्स में जल्दी फैलने की वो रहती है, टेंडेंसी रहती है, कोई भी बीमारी है तो वो भी आकर अर्बन हेल्थ केयर पे एक बर्डन हो जाता है पूरा स्लम एरिया, कि उनको आप कैसे सस्ते से सस्ता और बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर दे पाए, क्योंकि जो अर्बन पुअर होता है वो लोगों के घरों में भी जाके काम करता है, वो लोगों की फैक्ट्री में जाके काम करता है, तो वो एक जो चेन होती है ना, यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्बन पॉपुलेशन जो वहां पे रेसिडेंशियल है, ठीक है, तो बहुत जल्दी बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं। तो पूरा एक टोटल अर्बन हेल्थ केयर आपको लेके चलना है। और इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन, धीरे धीरे आप सेंसस देखिए कि ऑलमोस्ट 75% रूरल पॉपुलेशन से अभी 67 थी 2011 में, और इस साल जब 2021 में सेंसस आएगा तो मे बी 3-4% और कम हो गई होगी, ठीक है। तो दोनों को रिलेट करके आप लिखिएगा कि क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो और अलग अलग लेवल पे हेल्थ केयर चाहिए होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर आपको जो बेसिक चिकित्सा होती है सस्ते से सस्ते फ्री लेवल पे वो मिलनी चाहिए। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड होती है, जैसे अभी स्पेशलाइज्ड कोविड वालों को चाहिए, बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर चाहिए, टाइमली इंटरवेंशन चाहिए, उस सब के लिए, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल अर्बन रिक्वायर्स अर्जेंट फोकस ऑन हेल्थ केयर, इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा, फिर आप लोग देखेंगे कि लिख पा रहे हैं या नहीं। वही आपको कोशिश करनी है 150 वर्ड में भी और 250 वर्ड में भी। ऑलराइट, चलिए प्रीलिम्स के लिए आज एक फ्रंट पेज पे छोटा सा आर्टिकल था कि पंजाब में जो चावल की खेती होती है, पैडी, उसमें वहां के फार्मर्स ने अब डायरेक्ट सीडिंग मेथड लगाना शुरू किया है। पहले ट्रांसप्लांटिंग मेथड होता था, इसको पहले से ना अलग से पका के रखते थे 10, 12, 15 दिन नर्सरी में, उसके बाद उसको लगाया जाता था। तो इससे दो तरह के फायदे हो रहे हैं वहां के किसानों को। पहली चीज तो ये है कि लेबर कॉस्ट कम हो रही है, दूसरी चीज ये है कि जो स्टबल बर्निंग आपने बार बार सुना होगा कि कुटी जलाई जाती है वहां पे, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। ये देखिए स्टबल बर्निंग शुरू होती है अक्टूबर में, दशहरा दिवाली के टाइम पे, और फिर दिल्ली एनसीआर में देखिए आप पूरा धुआं धुआं हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है कि फेफड़े आपके बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, फट जाएं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट हैं कि डायरेक्ट सीडिंग मेथड पे आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, पहले कौन सा होता था ये पूछा जा सकता है, और एक कंपैरिजन भी आ सकता है कि इससे इस पे एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसमें एडवांटेज जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड का ये है कि लेबर कॉस्ट इंपॉर्टेंटली कम हो जाती है, क्योंकि आप इसको एक बार डायरेक्टली पकी पकाई चीज लगा देते हो ट्रैक्टर के थ्रू, राइट। ठीक है दोस्तों, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे आपसे कल। जय हिंद, धन्यवाद।